Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं केमिस्ट्री का 4th लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों एक साथ आता है इसके हेडिंग में, बट मैं इसको दो पार्ट में बांट कर बतलाऊंगा। आज आपको बतलाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बतला देंगे, फिर एक और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो दोनों के बीच डिफरेंस बतला दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस पोर्शन को बतलाना भी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतलाने के पहले ये क्लियर करना पड़ेगा पहले कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, और लॉ ऑफ मास एक्शन समझ जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर होगा। तो देखिए अभी मैं लिख रहा हूं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ना, देखिए हम लोग जानते हैं कि रेट किस पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और किस फॉर्म में डिपेंड करता है, किस ऑर्डर में डिपेंड करता है, वही चीज़ को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लिखिएगा द रेट ऑफ chemical reaction, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the concentration of reacting substances, concentration of reacting substances, concentration of reacting substances. The rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the concentration of reacting substances. अब जैसे सपोज आप कंसिडर करिए एक रिएक्शन पर, यहाँ पर कंसिडर ऑन ए रिएक्शन। सपोज किसी रिएक्शन पर आप कंसिडर किया, और ये रिएक्शन हमने इस तरह से लिखा A प्लस बी, और ये प्रोडक्ट P है। तो बताइए रिएक्टेंट यहाँ पर कौन है, A एंड B। तो हम कैसे लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यही हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यही तो लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं R इजकल टू, यहाँ कांस्टेंट यूज कर लीजिए, कांस्टेंट हो गया K कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, वेयर K इज रेट कांस्टेंट। यहाँ पर K क्या कहलाया, ये आपका रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट, एंड R इज रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं रेट लॉस। ये जो आगे पढ़िएगा रेट लॉस के रूप में, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा यहीं पुराने देवी रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये किस तरह से रेट लिखा गया ये तो समझ में आ गया। अब इसी का यूज करेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, और वहीं पर ये कहलाएगा रेट लॉस के फॉर्म में, वहाँ पर दिखाएंगे। ये रेट लिखने के लिए समझ में आ गया रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, एंड दिस वन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन का ये कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन वो बतलाया। तो चलिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर हो गया। अब इसी लॉ ऑफ मास एक्शन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। देखिए आज हमको अभी बतलाना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है, और अगली क्लास में हम आपको मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बतलाएंगे। अभी हमको बतलाना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जैसे लिखता हूं, consider on a reaction
सपोज आपने एक रिएक्शन इस तरह से कंसीडर करिए, यहां पर यह रिएक्टेंट ए प्लस बी प्लस सी गिव्स यू प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। इस रिएक्शन में देखिए सपोज ए का स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ये कोफिशिएंट बता रहे हैं कि ए का, बी का एंड सी का ये कितना मोल्स इन्वॉल्व हो रहा है। यानी कोफिशिएंट ऑफ ए स्मॉल ए क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ ए स्मॉल बी, कोफिशिएंट ऑफ बी एंड स्मॉल सी, कोफिशिएंट ऑफ सी। चलिए देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इन तीनों में ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर बताइए क्या बता रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या बताए, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये किसको बता रहा है रिएक्शन में। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये एक्चुअल मोल, ये एक्चुअली क्या बता रहा है ना कि टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपने कितना मोल लिया है ना, नंबर ऑफ मोल टेकन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए जो मोल आपने यूज किया है, जो कोफिशिएंट यूज किया है, उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, total number of moles taken for a chemical reaction, for a chemical reaction, ठीक है। ये आपका क्या पता, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन फॉर ए केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपने कितना मोल लिया था, और जितना मोल इस रिएक्शन के लिए लिया ना वो हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब आप सोचिए कि आपने जितना भी यहाँ पर मोल लिया, ए का स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी, क्या जितना भी आपने लिया मोल सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज हम कह दिया ये 5 मोल है या 3 मोल है, तो क्या जितना मोल 5 लिया था 5 का 5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो इसका 5 मोल है, इसका 10 मोल है, इसका 15 मोल है, तो क्या टोटल का टोटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे समझिए क्या बोल रहा हूँ, इसका 5 मोल है, बी यहाँ 10 मोल है, देखिए ये 5 मोल है, ये 10 मोल है, और इसका मान लीजिए 15 मोल है। 5 मोल में सपोज 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये ए का जो 5 मोल लिया 5 मोल, उसमें 1 ही मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ बी का कितना 10 मोल लिया, तो जब 5 में 1 मोल कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट का, तो ये 10 में कितना 2 मोल कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट का, ये 15 में कितना 3 मोल कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। इसका मतलब आपने जितना लिया ना मोल ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल का टोटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसा करिए, मान लो ए मोल है, ए मोल में अल्फा मोल, बी मोल में बीटा और सी का गामा। जैसे ये 5 मोल था तो 5 मोल में 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। बी यहाँ 10 मोल लिया था तो 10 का 2 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, ये बीटा हो गया। सी का यहाँ पर 10 मोल लिया था, सॉरी 15, तो 15 मोल में कितना 3 मोल कन्वर्ट हो रहा था, तो गामा का 3 हो गया। तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या बता रहा है, समझ में आया ना, अल्फा बीटा गामा क्या हुआ, ए का अल्फा मोल, बी का बीटा मोल एंड सी का गामा मोल। ये क्या बताया, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स taking part in chemical reaction, taking part in chemical reaction, ठीक है। देखिए क्या लिखा, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब आपने जितना मोल लिया, जैसे ए का 5 मोल लिया, तो 5 में तो 1 ही मोल ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ 10 मोल लिया था, 10 में से तो 2 ही मोल ना कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ 15 लिया था, 15 में से 3 मोल ही ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बता रहा है कि कितना मोल एक्चुअली रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो रिएक्शन में कितना मोल इन्वॉल्व हो रहा है, वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और रिएक्शन के लिए कितना लिया गया, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 चीज़ें यहाँ पर समझ में आया हमको, एक रिएक्शन के लिए कितना मोल आपने यूज़ किया, और एक रिएक्शन में कितना इन्वॉल्व हुआ, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन के लिए लिया गया ना,
वह मोल जो रिएक्शन के लिए लिया गया वो हो गया मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, एक सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं, है ना, जो कि आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। और मॉलिक्यूलरिटी क्या, जो रिएक्शन के लिए लिया गया, जितना मोल रिएक्शन के लिए लिया गया था वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और उसमें से कितना मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो आपका हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक जनरल आपको तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक जनरल जो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच कि क्या डिफरेंस हुआ यहां समझ में आ गया इस पोर्शन में। और आगे डिटेल्स में तो हमको देखना ही है, ठीक है, कि रिएक्शन के लिए जो मोल आपने यूज किया मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन में जितना मोल पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, वो आपका हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आइए, अब लगाइए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहां पर लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी बताया था, बताइए क्या लिखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा ये बताइए रेट किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्शन के लिए जो मोल लिया गया था या जो रिएक्शन में मोल इन्वॉल्व हो रहा है, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, किस पर रेट डिपेंड करेगा, कि रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज अल्फा बीटा गामा, या रिएक्शन के लिए जो लिया गया था ए प्लस बी प्लस सी, किस पर रेट डिपेंड करेगा। तो रेट जो डिपेंड करता है वो किस पर, ये जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, अल्फा बीटा एंड गामा पर। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पावर जो होगा अल्फा, क्योंकि पार्टिसिपेट रिएक्शन में कौन करा, अल्फा मोल, ए का अल्फा मोल इन्वॉल्व हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बीटा, कंसंट्रेशन ऑफ सी अ पावर गामा, ये लिख दिया। अब इसी को हम लिख सकता हूँ आर इजकल टू, यहाँ पर क्या कांस्टेंट के हो गया, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर बीटा एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर गामा। ये कहला गया इस रिएक्शन का रेट लॉस, यही हो गया यहाँ पर रेट लॉस, रेट लॉस। तो रेट लॉ यहाँ कैसे लिखा गया इस रिएक्शन का वो पता चल गया, आर इजकल टू के, ए पे पावर अल्फा, बी पे पावर बीटा एंड सी पे पावर गामा। अब यहीं पर एक चीज और देखिए, इसको एक जनरलाइज फॉर्म कर दीजिए। जनरलाइज फॉर्म क्या कर दीजिए, आर इजकल टू आर के, और यहां पर क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बी एंड सी, क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पर लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब पावर क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या मैं लिख सकता हूं इस तरह से, ठीक है, और क्या लिख दें, आर इजकल टू के एंड सी पे पावर एन, वेयर एन इजकल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वेयर एन इजकल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये क्या कहला रहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही तो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट करिए इसको। तो देखिए यहीं पर हमको लाना था, अब डिटेल्स में अब इसको एक इस फॉर्म में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, डिफाइन कर देंगे कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक सिस्टमैटिक वे में कैसे डिफाइन करिएगा। नोट करिए इसको पहले। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने क्या देखा, दो चीज टर्म आया था ना, एक हम सिंपल कंसेप्ट ये देखा था, पूरे का कंक्लूजन समझिए। इस रिएक्शन में यहां पर ये देखा आपने कि रिएक्शन के लिए जो मोल आपने
रिएक्शन के लिए जो मोल आपने यूज किया वो मॉलिक्यूलरिटी, और उसमें से कितना मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और उसी को रेट लॉज यहाँ पर अप्लाई कर दिए क्या कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अंतर्गत कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, द कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पर अल्फा, बी पे पर बीटा एंड सी पे पर गामा। तो यहाँ पर कांस्टेंट के हो गया रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो आर इजकल टू के, ए पे पर अल्फा, बी पे पर बीटा, सी पे पर गामा। तो ये जो आपने लिखा ना ये कहला गया रेट लॉस, इस रिएक्शन का रेट लॉ हो गया। अब आइए इसी को जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो ए बी एंड सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आर इजकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो लिख सकते हैं आर इजकल टू के सी पे पावर एन, वेयर एन इजकल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं, एंड सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिया हुआ था आपका। चलिए यहाँ तक लिख लिया आपने। अब आइए अब इसी को हम डिफाइन करता हूँ, इस एन को, इस एन क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आइए आपके एग्जाम में अगर कहेगा ना कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आता है आप लोग को डिफाइन करने के लिए व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेगा तो आप ये मत डिफिनेशन लिखिएगा, ये तो समझाने के लिए मैं लिखा था। अब इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यहाँ से हम करेंगे। देखिए तो इस एन को क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब वो लिख देता हूं यहां पर डेफिनेशन देखिए। अब इसका डेफिनेशन लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका डेफिनेशन हमको लिखना है, देखिए कैसे लिख रहा हूं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिख सकता हूं, इट इज सम ऑफ द पावर दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा are raised to concentration terms, are raised to concentration terms in order to find out the rate of reaction, rate of reaction। देखिए बस इसी को हम लैंग्वेज में लिख दिया। यहाँ देखिए एन क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, यहाँ पर एन का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये क्या हुआ, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है, कंसंट्रेशन पर पावर रेज्ड है, और कंसंट्रेशन पर जो पावर रेज्ड है यही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और इसका हम क्या यूज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए। तो ये देखिए कैसे बोल रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए, किसी भी रिएक्शन का रेट को निकालने के लिए, कोई भी रिएक्शन हो तो किसी भी रिएक्शन का रेट को निकालने के लिए कंसंट्रेशन पर जो पावर रेज्ड होगा उन सारे का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। नहीं, देखिए ना, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कंसंट्रेशन पर जो पावर रेज्ड होगा उन सारे का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। वही तो लिखा हूं मैं यहाँ, इट इज सम ऑफ द पावर दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आर रेज्ड टू कंसंट्रेशन टर्म्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए कंसंट्रेशन पर जो पावर रेज्ड होता है उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए उसको मिटाता हूं मैं। अब आइए, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ द रिएक्शन। जैसे किसी रिएक्शन को हम ऐसे लिख दें, समझिएगा, अभी जो आपने लिखा था ए प्लस बी और प्लस सी, इसका स्मॉल ए, जो आपने रिएक्शन लिखा था अभी कि इस तरह का ए प्लस बी प्लस सी और ये प्रोडक्ट, यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी था। और इसी का
कितना मोल इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब यहीं पर लिया था ना कि ए का कितना लिया था, अल्फा मोल इन्वॉल्व किया था। इसका रेट जो लिखे थे आर, रेट लॉग के, ए पे पावर अल्फा, बी पे पावर बीटा एंड सी पे पावर गामा। मतलब ए का अल्फा मोल, बी का बीटा मोल एंड सी का गामा मोल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल। तो ये क्या बिना रिएक्शन का आप पता लगा सकते हैं, बिना एक्सपेरिमेंट का ये तो पता नहीं लग सकता है। आप समझिए, अरे आपने इसका 10 मोल लिया तो 10 मोल में हम कैसे बोल रहे हैं कि इसका 1 मोल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब जब तक आप एक्सपेरिमेंटली ये पता नहीं लगाएंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बिना एक्सपेरिमेंट का ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि ए, बी और सी इसका कितना मोल, बी का कितना मोल एंड सी का कितना मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई करना होगा। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चलेगा कि यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा का कितना वैल्यू है, कितना इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है ना। ए का, बी का और सी का कितना मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है वो तो रिएक्शन के बाद ही पता चलेगा, आफ्टर एक्सपेरिमेंट ही पता चलेगा कि कितना इसमें ए, बी और सी का इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, दैट इज एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ द रिएक्शन। ये किसी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। मतलब आफ्टर एक्सपेरिमेंट व्हाट एवर यू ऑब्जर्व, दैट इज द अल्फा, बीटा एंड गामा का जो सम होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। तो सेकेंड पॉइंट इसका क्या लिख सकता हूं, इट इज एक्सपेरिमेंटल पार्ट, it is experimental part of the reaction। ये रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल पार्ट होता है। मतलब हम रिएक्शन देख के नहीं पता लगा सकते हैं, है ना। ये डाटा दिया रहेगा कि हाँ एक्सपेरिमेंट किया तो हम ये पाया कि ए का इतना मोल इन्वॉल्व हो रहा है, बी का इतना इन्वॉल्व हो रहा है। दैट इज एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ द रिएक्शन सेकेंड में। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ना, यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा इन सारे का सम जो लिख रहे थे, यहाँ पर कैसे पढ़िएगा, देखिए इस अल्फा को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ बीटा क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। गामा क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब पूरे रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अब पूरे रिएक्शन के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और किसी पार्टिकुलर पार्ट के लिए जो उस पर पावर रेज्ड रहेगा वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या एक्सपेरिमेंटल पार्ट हो गया। और इसका वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट मे बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, इट मे बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इसके बारे में आगे फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से हो गया आपका। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो रिएक्शन दो तरह का होता है, एक सिंपल रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो डिफाइंड होता है ना, वो दोनों के लिए होता है। तो इट इज डिफाइंड फॉर simple reaction as well as complex reaction, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो अप्लाई किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा दोनों के लिए, सिंपल रिएक्शन के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी। और सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स जस्ट इसके आगे पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए। अब एक इसमें इसका एक क्वेश्चंस के द्वारा बताता हूँ। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तभी आप निकाल सकते हैं जब आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन में। विदाउट एक्सपेरिमेंटल डाटा आप इसको
नहीं निकाल सकते हैं कि किस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन के रूप में बताता हूँ, नीचे क्वेश्चन लिख दीजिए। The rate of chemical reaction increases by the rate of chemical reaction increased by 8 times when the concentration of reactant increases by 4 times. देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका डाटा 4 times. The order of reaction is फर्स्ट ऑप्शन में 0, सेकेंड में 1, थर्ड में 1.5 एंड डी में 2.5. ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। यहां पर आपका दिया हुआ है क्या एक्सपेरिमेंटली डाटा ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज 8 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। मतलब कंसंट्रेशन अगर 4 टाइम्स से इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स से इंक्रीज करता है। तो देखिए आपने अभी रिलेशन दिया था R इजकल टू, अभी लिखा था रिलेशन R इजकल टू K एंड C पे पावर N वेयर N इजकल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। यहाँ पर क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज किया, 8 टाइम्स। क्या होगा 8R इजकल टू K और कंसंट्रेशन को कितना 4 टाइम्स से इंक्रीज किया। तो जब कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज किए तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो गया। तो आपको निकालना क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइड फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, 8R बाई R क्या हो गया K 4C पावर N बाई K और C पे पावर N, ये कैंसिल हो गया R, ठीक है, K कैंसिल हो गया एंड C पे पावर N भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 8 इजकल टू 4 पे पावर N, ये बचेगा आपका, ये C पे पावर N, C पे पावर N ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2 पे पावर 3 इजकल टू 2 पे पावर 2N लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2 पे पावर 2N और क्या हो गया 3 इजकल टू 2N, देयरफॉर N इजकल टू 3/2 मीन्स 1.5। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये चीज़ तो दिखा है कि हमको एक्सपेरिमेंटल डाटा यहाँ पर दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 4 टाइम्स से इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स से इंक्रीज कर रहा है। तो वहाँ पर बतलाना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो इस तरह से बता सकता हूँ मैं। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बता, और इसके आगे सारे चीज़ तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है डिटेल्स में। एक कंसेप्ट पता है कि हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है। अब इसी के आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा वो मॉलिक्युलरिटी बताएंगे, फिर दोनों के बीच डिफरेंट बता दूंगा। ओके, रहने दीजिए यहीं तक।